एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बाइकर्स गैंग के आतंक से दहशत में है शहर की महिलाएं। रिटायर्ड एडीएम की पत्नी को बनाया निशाना, दिन दहाड़े छीन लिया कैश। हत्या का आरोपी एक कैदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। और रिटायरमेंट के बाद बिहार की 150 शिक्षिकाएं बर्खास्त, पेंशन पर लग गई रोक। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद हत्यारोपी एक युवक की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही एसकेएमसीएच के डॉक्टरों पर भी इलाज में लापरवाही बरतने की बात कही है। सरैया थाना के गंगोलिया का 26 वर्षीय संजीव दास हत्या के आरोप में पिछले 2 महीनों से सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी मौत के बाद पिता प्रदीप दास ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कहा कि रेफर करने के बाद भी जेल प्रशासन बेहतर इलाज के लिए पटना नहीं ले गया। जेल के अधिकारियों की लापरवाही से जवान बेटे की मौत हो गई है। एसकेएमसीएच में भी उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया। वह लगातार उल्टी कर रहा था लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उल्टी करते करते उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि संजीव पिछले 2 महीने से जेल में बंद था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो पहले उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। परिजन को इसकी जानकारी मंगलवार को हुई। एसकेएमसीएच पहुंचने पर देखा कि संजीव की हालत बहुत खराब है, उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा था। एसकेएमसीएच के डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया लेकिन जेल प्रशासन आदेश जारी करने में देरी कर दी। वहीं इस मामले पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार मेहता का कहना है कि बंदी को बुखार और सांस फूलने का शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार है।
रात में घटना हुई, जेल से आया, वो अब जेल में मारपीट किया। हाँ, मारा, पेट उट में मारा, मन की कहाँ मारा, वो सब दर्द करता था। हाँ, यहाँ पर हम लोग नहीं थे, यहाँ पर रख दिया। हाँ, तो हमको ये बेरखानी के मंगल को दिन खबर मिला। हाँ, तो हम कही कि तो रात में हम कैसे जाएंगे सर, तो वहाँ से आए यहाँ पर। हाँ, सोमवार के मंगल बुध के। हाँ, देखते थे कि तो लड़का ऐसे ही छितराल हुआ, कोई नहीं था। दोनों परिवार आए, उसको सेवा हुआ करते थे, करे ये सर सब लोग रहे, तो हमको कहा कि सर देखिए ना, तो आना दीजिए दवाई वाई। हाँ, दवाई वाई आना दीजिए, तो पैसा है तो आप ही लेना आइए जाकर। हाँ, हम कहाँ से जाएंगे, आप ले आइए। तो हम कही कि सर ऐसा हो रहा है कि वो लोग के कहिएगा मेम साहब से के आएंगे तो सुइया चाहे कोई चीज़ देंगे। हाँ, तो बहुत देर पर आते थे, तब कुछो कर देते थे बस। और लड़का को हम लोग मतलब लापरवाही के कारण जान चला गया है। हाँ, यहाँ से कब रेफर हुआ था? जाते से दे जाता था परिवार। यहाँ से कब रेफर किया गया था? यहाँ से मंगल को मालूम किया है, मंगल के केसी किया है, बुध के किया है, बुध के यहाँ रेफर हुआ था। हाँ, रेफर हुआ है। काहे नहीं ले गया बजे के करीब। तो हम लोग कहे कि चिल्ला रहा है सर, इसको भेजना दीजिए, जहाँ भेजना है, पटना भेजना है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमको साथ में घटना हुई है, जो हॉस्पिटल में मंगलवार को लाया, हम लोगों को खबर किया। हम लोग की न से मंगलवार के पहले सदर में खोजे, सदर में नहीं मिला तो पता चला जो मेडिकल में है, मेडिकल में आए परसों बुधवार को सुबह में यहाँ पे बहुत सीरियस हालत था, तो यहाँ से में वहाँ पे रेफर किया पटना में, इसको पीएमसी में ले जाइए। पटना में किया तो अब तो हम लोग कहे जो ठीक है ले जाएंगे, तो कागज आएगा वहाँ से बन के जेलर के यहाँ से तो डीएसपी कन जाएगा, डीएसपी कन से आएगा तो डीएम साइन करेगा। यही सब करते करते कल सब बीत गया। आज फिर हम लोग आए हैं, तो आज आए हैं तो फिर बोले हैं, तो बोलो ठीक है 2 घंटा में किने से मिलता है खबर, तो हम आपको खबर करते हैं। ये सब करते करते आज मतलब दोपहर हो गया। उसके बाद जब मरीज गड़बड़ आया है, जब मरीज उल्टी करने लगा है, तो मरीज हम बुलाए हैं वो जो अथी के साथ है, तो उसको वो कहा है जो उल्टी कर रहा है, तो हम क्या करें, हमको हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे विभिन्न डॉक्टर भी अथी है, नर्स भी है, कोई किना से कहता है जो मेरा अथी अपार्टमेंट नहीं है, मेरा अपार्टमेंट नहीं है। पुलिस सहयोग नहीं किया है? नहीं, कोई नहीं सहयोग किया है। अगर सहयोग करता तो हमको अखनिया दामाद नहीं मरता। कितने बजे मौत हुई उनकी? मौत हुए है 6 बजे। और वहाँ से कब आए थे ये जेल से आए हैं बुधवार मंगलवार को हमको लोगों को सांझ में खबर मिला। मंगलवार को? हाँ, कब लाए हैं से नहीं जानते हैं, मगर मंगलवार को शाम को हमको खबर मिली। और पीएमसीएच भेजने के लिए यहाँ से कब रेफर किया गया था? कल सुबह में 11 बजे। बिहार के 150 शिक्षकों को 33 साल की नौकरी के बाद बर्खास्त कर दिया गया। सुनकर आप भी हैरान होंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई बर्खास्त होता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है। सरकार बर्खास्त शिक्षकों से पैसे की वसूली करेगी कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पेंशन पर रोक जरूर लगा दी है। बर्खास्त की कार्रवाई में मुजफ्फरपुर की भी एक शिक्षिका शामिल है। 1980 से महिला शाखा संवर्ग में हुई नियुक्तियों में सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय समीक्षा और जांच के 8 साल बाद कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर के रामबाग टीचर ट्रेनिंग स्कूल डाइट में कार्यरत शिक्षिका को अनियमित और अवैध नियुक्ति पाए जाने पर आरडीडीई जीवेंद्र झा ने कार्रवाई की है। साल 2014 में सीबीआई ने महिला शाखा संवर्ग के तहत हुई नियुक्तियों में जांच रिपोर्ट सौंपी थी। 8 साल बाद प्रमंडल में कार्रवाई हो रही है। इससे पहले कई बार राज्य स्तर पर इसमें जवाब मांगा जा रहा था, मगर फाइलें दबी हुई थी। आरडीडीई ने जांच के बाद अब तक प्रमंडल की कई शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त हो चुकी इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति अवैध पाए जाने पर आरडीडीई ने पेंशन बंद करने की कार्रवाई की। जिले में यह पहला मामला है जिसमें शिक्षिका कार्यरत थी और सेवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। महिला संवर्ग के शिक्षिकाएं थी जो सीबीआई जांच के अधीन थी और शिक्षा विभाग के द्वारा 1980 से ही इस पर जांच चल रहा था सीबीआई का। फिर रिपोर्ट आया, उसके आधार पर कार्रवाई हुई। तो जो प्रमंडल अधीन था
उसमें से 11 मामले थे हमारे प्रमंडल में, जिसमें 2 का मामला निष्पादित हो गया था, एक सही थी, एक लिख हो गई थी, 9 मामले थे। तो उसमें फिलहाल जो है जो हमारे स्तर से कार्रवाई हुई है उसमें सेवा से बर्खास्त 4 शिक्षिकाओं को किया गया है और 5 मामले ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनका पेंशन जब्त किया गया हमारे स्तर से। यही कार्रवाई अभी हुई है और सभी सीबीआई जांच के अधीन थे और उसके जांच के आधार पर भी विभाग ने लिखा था और उसकी जो विभागीय प्रक्रिया है सबको मौका देते हुए विभागीय कार्रवाई चलाते हुए तब मैंने निर्णय लिया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को इसकी कार्य योजना भेजी है। इसके बाद डीएम ने सभी विभागों के प्रधान को इसके संबंध में निर्देश दिया है और ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के बाद संबंधित कार्यालय इससे बिजली का उपयोग कर सकेंगे। वहीं अधिक बिजली उत्पादन होने पर सीधे ग्रिड को भेजी जाएगी। सरकारी भवनों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ऊर्जा विभाग ने इसके लिए एक नोडल अधिकारी बनाने को कहा है। ये अधिकारी ब्रेटा द्वारा किए जाने वाले इस कार्य में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र के स्थापित होने के लिए ऊर्जा विभाग के साथ एग्रीमेंट करने और उनके पूर्ण होने के कागजात पर हस्ताक्षर भी करेंगे। एजेंसी ही 5 वर्षों तक इसकी देखरेख करेगी, लेकिन इस संयंत्र की साफ सफाई की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के नोडल अधिकारी की होगी। आदेश के बाद सदर अस्पताल परिसर को सौर ऊर्जा से संचालित करने का काम शुरू कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि ओपीडी और रीजनल वैकेंसी सेंटर को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। जल्द ही पूरे सदर अस्पताल को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ऐसा करने वाला औरंगाबाद के बाद मुजफ्फरपुर दूसरा जिला होगा। अभी गैर संचारी ऊर्जा जो है उसमें केवल एक जगह के लिए अभी लगा है सोलर पैनल। वो जो है WIC जो है मेरा स्टोर रीजनल वैक्सीन स्टोर, उसमें WIC है, उसी के पर सोलर पैनल लगा है। केवल उसी के लिए भी आया है। आने वाले प्लान में अभी पूरा बिहार में एक औरंगाबाद ज़िला में ही हो पाया है जो सोलर से ही पूरा सदर अस्पताल का वैकल्पिक ऊर्जा मिलने का है। यहाँ भी हम प्रयास में हैं उसको कि अगर हो पाए तो यहाँ भी हम लगवाने के चक्कर में रहेंगे। जल जीवन हरियाली के तहत सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल सौर ऊर्जा ही अभी अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत माना जा रहा है और सब तो लगता है कि धीरे धीरे घट रहा है। उसी पर आधारित आगे का प्लान के लिए ही सरकार का भी सोच है कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा से ही चले, जिसमें पॉल्यूशन भी नहीं हो और सीमित सोर्स भी है उसका। एक तरफ बिहार के सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं आम लोगों के घर बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के काम को तेज कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। नवंबर के पहले सप्ताह में यह काम शुरू कर दिया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर ख्वाजा जमाल ने बताया कि स्मार्ट मीटर बदलने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मीटर में किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। मीटर लगाने से पहले उपभोक्ता को डेमो करके दिखा दिया जाएगा। देखिए, मीटर के अंदर चार्ज करने के 3 ऑप्शन है। अगर किसी कंज्यूमर ने मीटर के लिए चार्ज खरीद लिया, अगर कंज्यूमर के वहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है तो रिचार्ज ऑटोमेटिकली मीटर में पहुँच जाएगा। अगर किसी भी ऐसे एरिया में जैसे मीटर लगा हुआ जहाँ पर मान लिया सिग्नल नहीं है तो वहाँ पर रिचार्ज उसके मोबाइल में रहेगा। मोबाइल का ब्लूटूथ अगर ऑन कर देगा तो ब्लूटूथ के थ्रू मीटर के अंदर पहुँच जाएगा। अगर किसी कंज्यूमर के पास ब्लूटूथ वाला भी मोबाइल नहीं है तो उसके ऊपर जो मैसेज आएगा उस मैसेज को वो कीपैड के थ्रू डाल के और मीटर को चार्ज कर सकता है। अगर किसी कंज्यूमर ने चार्ज कर लिया तो मीटर ऑन हो जाएगा, उसका सप्लाई ऑन हो जाएगी। मीटर कहाँ लगाए जाएंगे? घर के अंदर रहेंगे, बाहर? मीटर जो डिस्कॉम का आदेश है उसके हिसाब से मीटर घर के बाहर लगेगा। इसके बारे में बताइए थोड़ा, मीटर में क्या क्या दिया गया है?
मीटर में एक डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले के ऊपर कंज्यूमर अपना लोड चेक कर सकता है, अपना बैलेंस चेक कर सकता है। इसके अलावा मीटर पे कीपैड दिया गया है जिससे कि मीटर का लोड और चेक करने के लिए बटन दबा के चेक कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर टोकन डालना है तो वो कीपैड के थ्रू टोकन डाल सकता है। ये मीटर जैसा पुराना मीटर होता था, रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीटर वैसे ही करता है। इसके ऊपर एक यूनिट लगा हुआ है जिसको कम्युनिकेशन यूनिट बोलते हैं, और इसके अंदर एक सिम लगा हुआ है जिससे सारा कम्युनिकेशन होता है। रिचार्ज कितना से शुरू होगा या बिजली जलाने के ऊपर डिपेंड करता है? ये सब बिजली जलाने के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंज्यूमर का लोड जितना है उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिट चलता है। 1 किलोवाट अगर कोई जलाता है तो क्या इसमें कितने की रिचार्ज कराना पड़ेगा? रिचार्ज जितना भी करवाया उसने उसके कंजप्शन के अकॉर्डिंग, अगर 1 किलोवाट है और 0.5 किलोवाट चलाता है तो उसका कंजप्शन 2 दिन तक चलेगा। तो इसके हिसाब से जितना कंजप्शन चल रहा है उसके हिसाब से रिचार्ज करता है। आम लोगों की भी जो धारणा गलत है, क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे? आम लोगों के बीच में अभी ऐसी कोई धारणा जो चीज़ है कि ज़्यादा बिलिंग वगैरह होगा, ज़्यादा रिचार्ज करना होगा, नहीं, रिचार्ज ज़्यादा नहीं करना होगा। इसका रिचार्ज अपन छोटे छोटे टुकड़ों में करवा सकते हैं और ऐसे करवा सकते हैं। मान लिया किसी कंज्यूमर को 2 दिन के लिए बिजली चाहिए, 2 दिन के लिए चार्ज करा देगा। किसी को 10 दिन चाहिए, 10 दिन चार्ज करा देगा। फिर घर कहीं बाहर जा रहा है तो वो जितनी कंज्यूम करनी है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज कराएगा। मीटर मुजफ्फरपुर में सिक्योर मीटर लिमिटेड और डिस्कॉम के अधिकारी मिलकर के लगभग 8 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर मुजफ्फरपुर में फर्स्ट फेज़ में लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत नवंबर के पहले सप्ताह से होगी, है ना। ये स्मार्ट मीटर मतलब काफ़ी स्मार्ट है और ये कंज्यूमर फ्रेंडली होगा, है ना। किसी भी कंज्यूमर को इससे कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है ना। जो भी इसमें टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और कंज्यूमर अपने खर्च को देख सकते हैं। आप ऐप पे डाउनलोड कर करके अपना डेली कंज्यूमर अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, है ना। ये मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। लोगों को धारणा है कि मीटर से ज़्यादा बिल आएंगे, ये धारणा नहीं, ये धारणा गलत है। और इसके लिए हम लोग कंज्यूमर को पुराना मीटर और ये स्मार्ट मीटर दोनों का डेमो दिखा देंगे उनको, है ना। वो संतुष्ट हो लें। इसके लिए लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया गया है ना। हर मोहल्ले में भी इसका हम लोग उपाय कर रहे हैं कि हर मोहल्ले में इसको दिखा दिया जाए कैंप लगा करके कि ये स्मार्ट मीटर पहले वाले मीटर में दोनों का मतलब सेम बिल आएगा, है ना। लगाना तो कंपलसरी होगा, ऑलमोस्ट कंपलसरी है, ये लगाना तय है। ये सरकार का निर्देश है, हाँ बिल्कुल सबको लगना है ना। कब तक पूरे शहर में लगा देंगे, पूरे जिले में लगा देंगे? नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी और अगले साल के मार्च में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लगाने का कोई शुल्क वगैरह? नहीं, कोई 1 पैसा शुल्क नहीं है। 1 पैसा शुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एक सवाल है कि जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होंगे रिचार्ज करने के लिए, वो कैसे रिचार्ज? ये ऑफिस में आकर के रिचार्ज कर सकते हैं और किसी कंज्यूमर को कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन 10 से 1 के बीच में ही लाइन कटेगी नॉन पेमेंट के कंडीशन में। तो आपके पास ऑप्शन रहता है 1 बजे के बाद ऑफिस आ जाइए। ऑफिस हमारा 5 बजे तक खुला रहता है, 5:30 तक खुला रहता है। आके आप रिचार्ज करा सकते हैं हमारे ऑफिस में आसानी से। छुट्टी के दिन में ये डिस्कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये संडे के दिन डिस्कनेक्शन नहीं होगा। डिस्कनेक्शन का टाइम इसमें फिक्स्ड है, दिन के 10 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में राजस्व कार्य की समीक्षा की। बैठक में शामिल प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम से उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के कार्य को गति देते हुए निर्धारित अवधि के अंदर 100% लक्ष्य प्राप्त करें। सभी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वसूली में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही राजस्व वसूली के क्रम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली, अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, भू अर्जन, भूमि विवाद, नीलाम पत्रवाद की स्थिति, अतिक्रमण, सैरात की बंदोबस्ती वसूली की भी समीक्षा की। राजस्व और आंतरिक संसाधन को लेकर के माननीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं जिनके द्वारा रिसोर्सेज और जो टैक्सेशन होता है उसकी समीक्षा की गई है और राजस्व विभाग की भी उनके द्वारा समीक्षा की गई है, जिसमें
म्यूटेशन और एलपीसी और इसके अतिरिक्त सरजमीनी सेवाओं को और तेज़ करने का निर्देश दिया गया है। इसमें सभी जो इस कमिश्नरी के एडिशनल कलेक्टर थे, सभी डीएम्स थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने वीसी मोड से और कुछ लोगों ने उपस्थिति के हिसाब से फिजिकल रूप से उपस्थित होकर इस मीटिंग में भाग लिया। शुक्रवार को देश भर में श्रद्धा के साथ अनंत चतुर्दशी मनाया गया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और अनंत देव की कथा का श्रवण किया। मुजफ्फरपुर के गरीबस्थान मंदिर, कृष्णा मंदिर सहित सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। कथा की समाप्ति के बाद 14 गांठ वाले रक्षा सूत्र को बाजू पर बांधकर सुख शांति की कामना की गई। गरीब स्थान के पुजारी महंत अभिषेक पाठक और कृष्णा मंदिर के पुजारी रवि कुमार झा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की उद्धारता के लिए अनंत चतुर्दशी की कथा पांडवों को सुनाई थी। इस व्रत को रखने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इसमें एक दिन पहले व्रती पुरुष स्त्रियां नहा खाए कर दूसरे दिन व्रत का उपवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के समय से ही अनंत व्रत विशेष रूप से किया जाता है। जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तो इन लोगों को जो दुख और कष्ट प्राप्त हुआ, तो इसकी सूचना जब भगवान श्री कृष्ण को मिली, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अनंत भगवान का व्रत करने के लिए विचार दिया। फिर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके द्वारा उसे फिर से राजपाट, धन धान्य, सुख, सौभाग्य और संतति की प्राप्ति हुई। इसमें एक और पौराणिक कथा कौंडिन्य मुनि और सुशीला की है, जिसमें कि कौंडिन्य मुनि ने अनंत सूत्र धागे का परित्याग किया, उनका अपमान किया, जिसके कारण उनके पास जो भी सुख संपदा, धन लक्ष्मी थी, वह सब वैभव नष्ट हो गया। फिर अपनी पत्नी के कहने पर भगवान अनंत की खोज करते हुए, वह भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को जगह जगह खोजने लगे। फिर भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों पर उनकी करुणा बरसती है। ऐसी व्यवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिए और उनको अनंत व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि आप अनंत व्रत करेंगे तो आपके ये सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद कौंडिन्य मुनि ने विधि पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से सांसारिक सुखों की प्राप्ति कर, मनवांछित अपने इच्छाओं की पूर्ति कर परम गति को प्राप्त हुए। अनंत व्रत करने से सभी अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। श्री भगवान अनंत विष्णु और श्री कृष्ण के रूप में क्षीर समुद्र मंथन का जो व्यवस्था है, उसमें दूध, दही, घी, मध, शक्कर से क्षीर सागर का मंथन किया जाता है। उस मंथन से भगवान अनंत की पूजा कर उस पंचामृत को पीकर लोग व्रत को पूर्ण करते हैं और उस दिन पूरे दिन पुआ, पूरी, पकवान, मिष्ठान, खीर आदि ग्रहण करते हैं और दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान को विशेष रूप से फूल माला, गंध पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, धूपबत्ती और विभिन्न प्रकार के ऋतु फल के द्वारा और वस्त्र आभूषणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और इसमें भगवान अनंत की कुश की आकृति बनाकर विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से सभी अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। चारों सोमवारी में अगर कोई भक्त जल नहीं चढ़ा पाए, वो अगर अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा को जल चढ़ा ले तो वो उतना ही फल मिलेगा जितना 4 सोमवारी के सावन में मिलता है। इसी को लेकर अनंत चतुर्दशी यहाँ मनाया जाता है और शुरू से यह परंपरा चली आ रही है अनंत चतुर्दशी का, जो कि विष्णु भगवान अनंत महाराज का सेवई बड़ी प्रिय है। सेवई का भोग लगता है इनका और सेवई ही प्रसाद ग्रहण करते हैं लोग। पूजा करने के बाद कोई करता है और कोई पूरा दिन निर्जला रह के शाम में मध्य रात्रि में अपना भोजन करते हैं वो लोग।
मुजफ्फरपुर में इन दिनों बाइकर्स गैंग काफी सक्रिय है। यह गिरोह सबसे ज्यादा महिलाओं को शिकार बना रहा है। शुक्रवार की दोपहर रिटायर्ड एडीएम की पत्नी को निशाना बनाते हुए बाइक सवार अपराधियों ने कैश छीन लिया। घटना नगर थाना इलाके के पक्की सराय जमीरन की गाछी मोहल्ले की है। पीड़ित महिला शबनम बेगम जेल चौक की रहने वाली है। दोपहर 3 बजे पक्की सराय एसबीआई से 45,000 रुपए निकालने के बाद भोला चौक के एक दुकान पर नाश्ता करने के लिए रुकी। उसके बाद जमीरन की गाछी होते हुए जेल चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान पल्सर बाइक सवार 2 अपराधी पैसा छीनकर पक्की सराय की ओर भाग निकले। शबनम बेगम ने बताया कि उसके पति नालंदा में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर है। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टाउन थाना के दरोगा रंजन कुमार ने बताया कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान की जा रही है। इससे पूर्व भी नगर थाना इलाके के पुरानी बाजार अली मिर्जा रोड में बाइकर्स गैंग ने एक महिला को अपना शिकार बनाया था। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। 45,000 टोटल 45,500 हुआ और निकल के हम यहाँ से पैसा लेके गए। 3:47 में मेरे मोबाइल पे मैसेज आया तो हम चेक लाए थे। तो चेक हम यहाँ दे दिए तो 45,000 रुपया हमको मिल गया और 500 पहले से हमारे पास था। सब इकट्ठे रखे थे। यहाँ से हिंदुस्तान डेयरी में गए, वहाँ पेस्टिज खाए और हमारे साथ बच्ची है ये भी खाइए। और वहाँ से 10 कदम आगे निकले, 15 मिनट वहाँ लगा होगा गर्म करने में। तो जिससे जमीन की गाछी के अंदर गली हो उसके अंदर इन किए। अभी 2 कदम ही गए थे तो 2 लड़का यंग था, सांवला सा था, गोल गोल चेहरा था, एक सफ़ेद शर्ट पहना था, एक तो काला शर्ट पे उजला उजला प्रिंट था। और दोनों आया ऐसे मोटरसाइकिल मोड़ा, मेरे पास झपट्टा मार के चला गया हाथ से। बैग में पैसा था? नहीं, अभी तब पॉलिथीन में रखे थे। डेयरी वाले के पैसा दिए ना, अभी हाथे में लिए थे, आए ऐसे लेके चले जा रहे थे। और मोटरसाइकिल सामने से आया, घूमा, आगे पीछे कर रहा था। हम समझे कि शायद काहे इधर उधर कर रहा है। उसके बाद अभी हम साइड हो गए, वो आ रहा था तो साइड हुए, झपट्टा मारा और लेके भाग गया इधर पक्की सराय की तरफ। हम ऐसे जा रहे थे ना तो ऐसे आया और भागा। हम चिल्लाने लगे पैसा लेके भागा, पैसा लेके भागा। अब इतना स्पीड में मोटरसाइकिल लेके भागा तो निकल गया। 1-2 आदमी वहाँ पर कपड़े का दुकान, उनसे बोले तो बोले कि अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, पटना गए हैं आज, तो उनको फ़ोन किए तो बोले कि जाओ थाना में लिखवा दो। मिठनपुरा थाना हम लोग के मोहल्ला में पड़ता है, मेरा घर जेल चौक हुआ तो वहीं पर पड़ता है, तुम लिखवा दो। तो वहाँ गए तो वहाँ उन लोग के पास पिस्टल हथियार वगैरह भी कुछ था कैसा लगा? नहीं, हम तो देखे नहीं, जेलसी झपट्टा मार के भगा लो। बैंक से कोई रेकी की कर रहा था आपका, कोई लगा कि पीछे है हमारे? हमको लग रहा था सफ़ेद शर्ट वाला एक्टिविटी से लग रहा था, फुटेज कैमरा में निकला है। हाँ, हमको लग रहा था कि एक तो व्हाइट रंग का जो शर्ट पहना था, व्हाइट शर्ट पहना था और उसको देख रहे थे कि कभी ऐसे हाथ कर रहा, कभी ऐसे हाथ कर रहा, कभी जैसे हम पैसा निकल के नहीं वैसे तुरंत निकल गया उसमें से। ऐसे देख रहा है, हमको ऐसे देख रहा है, ऐसे कर रहा था। तो हम नहीं, लेकिन फुटेज कैमरा में देखे किस काम के लिए निकाले? पैसा घर में खर्चा के लिए से हमको लगते हैं, अच्छे बुरे के लिए रखते हैं कि बार बार बैंक कौन आएगा। महिला के द्वारा बताया गया कि बैंक से निकली हुई हैं, 45,000 रुपया करीब में निकाली थी और गई हैं हिंदुस्तान ट्रस्ट जो नाश्ते की दुकान है, वहाँ पर ही नाश्ता किए हैं, कुछ पैसा दिए, वहीं से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो पैसा निकालते हुए इनको देखा और जस्ट उसके आगे ये बड़ी हुई हैं और जमीरन की गाछी जो है उस गली में इनकी है जहाँ इनके साथ ये हादसा हुआ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? अब कार्रवाई जब तक सीसी फुटेज देखा नहीं जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं। आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज आनंदी छपरा गांव निवासी दर्जी साबिर अली के बेटे मोहम्मद वारिस ने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 8,049 और 720 में 604 अंक प्राप्त कर मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में परचम लहरा दिया है। उसके इस सफलता के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। लोग उसके दरवाजे पर आकर मिठाई खिलाकर और बधाई दे रहे हैं। वारिस ने बताया कि पैसे के अभाव में वह घर पर ही 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। बताया कि 5वीं बार में सफलता हासिल हुई है। उसने बताया कि शिक्षक सुजीत कुमार सिंह के मार्गदर्शक एवं घर वालों के सहयोग से सफलता मिली है। आगे वह डॉक्टर बनना चाहता है। और मेरा नीट में मार्क्स 604 आया है और मेरा ऑल इंडिया रैंक बना है 19,115 और ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक बना है 8,049।
कैसे संघर्ष किया, कैसे सफलता पाई? मैंने यह मेरा 5th अटैम्प्ट था और मैंने 5 साल से लगा हुआ था इसकी तैयारी में, क्योंकि पहले मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी हुई? तैयारी मोस्टली मेरा सेल्फ स्टडी हुआ है घर पर आके, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं एक बार पटना भी गए थे। ऐसे छोटी छोटी कोचिंग में कहीं कहीं एडमिशन ले लेते थे, क्योंकि बड़ी कोचिंग जाने के लिए और बड़ी फ़ी देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे। तो मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इसमें तो लाखों रुपए लग जाते हैं कोचिंग में। आप कहाँ गए? हाँ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कोई बड़ी कोचिंग नहीं मिली। और यहाँ जो पहले मैंने स्कूल पढ़ा था, वहाँ से एक मेरे शिक्षक हैं श्री सुजीत कुमार सुजीत सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा, गाइडलाइंस दिया कि ऐसे करना होता है, क्योंकि सर पहले मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, सर को सब पता था कि कैसे क्या करना होता है। उन्होंने बताया, सुजीत सर ने मेरे को अच्छे से गाइड करा कि ऐसे करो वैसे करो, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करना होता है, तब जा कर के क्लियर होता है। अच्छा, क्या कहें, कैसे संघर्ष करना पड़ा, कितनी सफलता? बहुत संघर्ष करना पड़ा। पढ़ाई के लिए पहले बाहर रहते थे, सिलाई का काम हम करते हैं, हमारा नाम साबिर अली है। बाद में पढ़ाई के लिए परेशानी होने लगा लड़के को, तो हम काम छोड़ के बाहर से घर पे आ गए। फिर घर पे सिलाई करने, ताकि कोई चीज़ का डिस्टर्ब ना हो, आराम से पढ़ाई कर सके, कुछ सामान लाना है यहाँ वहाँ, इसके लिए हम घर पे बैठ गए। काफ़ी खुशी है? काफ़ी खुशी है, बहुत खुशी है। कितना देर पढ़ता था बेटा? 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था, 12-1 बजे रात तक पढ़ता था। रात भर पढ़ता था। सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया, क्योंकि पैसे का दिक्कत था, पैसा उतना था नहीं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज सके, इसलिए ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया। एक जुनून था पढ़ने का कि हमको डॉक्टर बनना है। मैं सबसे पहले तो मोहम्मद वारिस जी को और इनके पिताजी और नाना जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये बसंतपुर चंदपुर आनंदी छपरा के जो निवासी हैं, पूरा साहेबगंज और मुजफ्फरपुर जिला का नाम रोशन किए हैं देश भर में। जो इनका नीट में 604 नंबर आया और 19,000 कुछ रैंक है इनका, इसके लिए इनको बधाई और शुभकामनाएं। इनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम लोग अपने पूरे युवा राष्ट्रीय जनता दल टीम इनको मदद करेंगे। और जो भी इनको सम्मानित भी किया गया आज। जी, आज सम्मानित भी किया गया हम लोग के द्वारा। युवा के लिए क्या कहेंगे, चूँकि एक युवा होके? जी, पूरा साहेबगंज का नाम रोशन के लिए बधाई। पास हो गया? हाँ, नाती तो पास हो गया, रिजल्ट उसको मिला है और डॉक्टर बने। वो डॉक्टर बने, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, डॉक्टर बने और सेवा करे। मिठाई उठाई खिलाए नाती को? हाँ, खिलाए हैं मिठाई खिलाए हैं नाती को। जश्न मनाने यहाँ आ गए? हाँ, मतलब आए हैं कि नाती पास किया था, आ गए? हाँ, खुशी के मारे आ गए। हमारा घर पर चनपुरा पड़ता है, देविया कोठी की नदी। कितना मेहनत करता था नाती? बहुत रात भर पड़ता था। मोबाइल जो है ना, हम लोग कहते थे कि मोबाइल देखता है, खाली मोबाइल देखता है। मोबाइल देखता था, मोबाइल से पढ़ता था। आरजेडी के मुजफ्फरपुर प्रभारी पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दल को इतना सताया है कि आज पूरे विपक्ष को एकजुट होने का फैसला लेना पड़ा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवचंद्र राम युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में देश की जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि आज हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी करेजा पीट ले, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कि करेजा पीट ले, देश की जनता इनसे सबक ले चुकी है। जो महंगाई, जिस तरीका का जो लोगों का जो है कि लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण इस देश में बाजार खुल चुका है, इनसे कंट्रोल नहीं हो चुका है। ये सिर्फ भाषण दे दे के कितना दिन तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, जुमलेबाजी की सरकार नहीं और टीवी और अखबार की सरकार नहीं चाहिए। बिहार में और देश में गरीबों को पेट में अन्न मिले, उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले, जो व्यवसायी हमारा है उसको जीएसटी वगैरह के माध्यम से सहूलियत मिले। लेकिन आज महंगाई कहाँ चला गया? आप देखिए, चावल का दाम, गेहूं का दाम, आटा का दाम, तेल का दाम, दलहन का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम कहाँ चला गया? कहाँ है अमित शाह जी? किस आधार पर आप वोट की बात करते हैं? आपने ही कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आप नहीं कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे? आप नहीं कहा था
कि हम काला धन लाने का काम करेंगे। आप नहीं कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को देश में हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। आपका यह वादा क्या हुआ? हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। चाहे आप कोसी में आ जाइए, चाहे उत्तरांचल चले जाइए, चाहे दक्षिण चले जाइए, जहाँ चले जाइए, आप ये बताइए कि अभी तक आपने इस देश के लोगों को क्या दिया। देश के लोगों को सिर्फ भाषण आपने देने का काम किया है, मजहब के नाम पर आप बांटने का काम किया है। कभी आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं तो कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं तो कभी आरक्षण दलित को समाप्त कर देते हैं। ऐसे से काम नहीं चलेगा। क्या लगता है कि विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री घोषित कर देगा? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम घोषित कर देगा? तो आप नहीं देख रहे हैं, देश के पहला नेता और सामाजिक न्याय का योद्धा और जन जन का नेता और गरीबों का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार इस देश में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार देश के प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है, और इस रूप पर काम हो रहा है। अब हम लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम लोग कहाँ कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को हम लोग प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एकजुट कर पाएंगे विपक्ष को? अरे एकजुट, सारे लोगों को इतना ना, विपक्ष के लोगों को इतना ना दर्द दे दिया है कि देश में कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो उस टैबलेट से उनका दर्द ठीक हो जाए। ये हाल मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन के लोगों ने कर दिया। इसलिए ऑटोमेटिक सब एक होंगे, और एक होकर करके ऐसे लोग जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, ऐसे लोग जो गरीबों को ठगने का काम किया है, ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण उसको समाप्त करने का काम किया है, वैसे लोग जो महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है, वैसे लोगों को कुर्सी से उतार कर 24 में फेंक देने का काम इस देश के विपक्ष के तमाम और पॉलिटिकल पार्टी के लोग और गरीब गुरबा इनको कर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 चरणों में मतदान होंगे, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। मुजफ्फरपुर में 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम प्रणव कुमार ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पर कुल 6 नगर निकायों में चुनाव होना है और 2 फेजेज में इसकी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो 6 हमारे नगर निकाय हैं, साहिबगंज, सकरा, मीनापुर, सरैया, बरुराज और तुर्की कुरनी, इसमें 10 तारीख को यानी कि 10 अक्टूबर को मतदान का समय निर्धारित किया गया और 12 अक्टूबर को इसकी मतगणना कराई जाएगी। जबकि 3 नगर निकाय जिसमें नगर निगम मुजफ्फरपुर भी शामिल है, यह दूसरे चरण में होना है। नगर निगम मुजफ्फरपुर, माधोपुर, सुस्ता और मुरौल, यहाँ 20 अक्टूबर को निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा, मतदान कराया जाएगा और 22 अक्टूबर को यहाँ पर काउंटिंग कराई जाएगी। और आज अनाउंस होने के साथ ही प्रथम चरण के हिसाब से ऑलरेडी आदर्श आचार संहिता भी इन नगर निकायों में प्रभावी हो गई है और निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन प्रथम चरण के लिए 10 सितंबर को और द्वितीय चरण के लिए 16 सितंबर को किया जाएगा। और नामांकन प्राप्त 10 सितंबर से 19 सितंबर तक के बीच नामांकन प्राप्त किया जाएगा प्रथम चरण के लिए, द्वितीय चरण के लिए 16 से 24 तारीख के बीच नामांकन प्राप्त किया जाएगा। और भी मैं इसके बारे में बता दूं कि इस निर्वाचन को लेकर के सारी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है और मतगणना केंद्र से लेकर मतदान केंद्र सभी चीज़ों को हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहाँ अधिकारियों की और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जा रही है, उसका भी सर्वेक्षण और एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है और डिफरेंट कोषांग बनाए गए हैं ताकि हैसल फ्री तरीके से मतदान की और मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। इसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से काफ़ी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में यह पूरा निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। कृषि विभाग के आत्मा कार्यालय की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में मशरूम उत्पाद परिभ्रमण योजना के तहत 50 किसानों को जसौली के नंदा मशरूम फार्म में परिभ्रमण कराया गया। शशि भूषण तिवारी ने कृषकों को मशरूम उत्पादन करने का तरीका बताया। शशि भूषण तिवारी ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद किसानों को अगर सरकारी सहायता मिल जाए तो उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आ जाएगा, गांव में आर्थिक खुशहाली आ जाएगी। मौके पर राजकुमार दास,
रंजीत कुमार, पप्पू कुमार, मुकेश कुमार, विवेक कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। के खेती के लिए हम लोग आए हैं दूर से, मोतीपुर बिहार से। हम चाहते हैं कि सरकार से लाभ चाहिए, हम रोपेंगे, जाएंगे, आप खेती करके कमा सकते हैं मशरूम के खेती से। आज दिनांक 9 सितंबर को मोतीपुर में आत्मा मुजफ्फरपुर के तरफ से 50 किसानों को नंदा मशरूम फार्म पे परिभ्रमण कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें किसान लोगों को मशरूम की खेती किस तरह से किया जाए उसके बारे में बताया गया है। और आगे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है आत्मा मुजफ्फरपुर के द्वारा, तो आगे भी हम लोग इसको करवाएंगे। कृषि विभाग आत्मा के द्वारा हमारे यहाँ लगभग 50 की संख्या में किसान, महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर आए और उनको अपने स्तर से जो भी एक दिन का जो परिभ्रमण कार्यक्रम था उसके अंतर्गत मशरूम के बारे में उनको बताया गया। और किसान जितने भी यहाँ पर थे, महिला पुरुष, काफ़ी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस किए इसके बारे में जान करके, देख करके। और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसान को सरकारी सहायता यदि अगर सही रूप में अगर दिया जाए तो ये अपने पाँव पर खड़ा होकर के कुछ अच्छा तो जरूर कर सकते हैं। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा क्या? बिल्कुल, एकदम 100% बशर्ते कि वो जो ग्रामीण किसान जो भी हैं, इसके जो एक परिकल्पना जो चल रहा है और जो इसका एक ट्रेनिंग सेशन जो है उसको बहुत बेहतर तरीक़ा से यदि अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको कराया जाए, बारीकी सारी इनको समझाया जाए, तो इनको मैं उम्मीद करता हूँ नहीं ये 100% सत्य है। और भी राज्यों की अपेक्षा हमारे बिहार के अंदर में बहुत ज़्यादा संसाधनें उपलब्ध हैं और ये आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं और अपनी जीविकोपार्जन बहुत बढ़िया कर सकते हैं। देश के लगभग हर हिस्से में अब गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित माई होम रेसिडेंसी में इस वर्ष भी गणपति की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धापूर्वक गणेश उत्सव मनाया गया। गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हुआ उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। 10 दिन के इस महा उत्सव की रूपरेखा और आयोजन माई होम रेसिडेंसी कमेटी ने तैयार की। पिछले 6 वर्षों से यह कमेटी सोसाइटी में इस तरह के आयोजन करवा रहा है। शुक्रवार को लोगों ने पुनरागमन की कामना करते हुए मूर्ति को विसर्जित कर दिया। इन 10 दिनों के दौरान सोसाइटी में एक से बढ़कर एक आयोजन किए गए, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने हिस्सेदारी की। सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की गई, जो कि 31 अगस्त को थी। और गणेश जी 10 दिन के लिए बैठाए गए, जो कि आज अनंत चतुर्दशी है। 10 दिन पूरे होने पर आज गणेश जी का विसर्जन है। इस 10 दिन गणेश जी के दौरान कई प्रोग्राम किए गए, जैसे चेयर रेस है, फैंसी ड्रेस है, एडवर्टाइजमेंट है, फुटप्रिंट है, कुकिंग कंपटीशन है, जिसमें लेडीज़ों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुकिंग कंपटीशन और सैलेड डेकोरेशन जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को काफ़ी सफल बनाया। और काफ़ी बच्चों ने भी इसमें उत्साहवर्धन के साथ पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने भी फैंसी ड्रेस में और चेयर रेस में और कुकिंग कंपटीशन, जो कि लिटिल मास्टर शेफ़ के नाम से हम लोग ये कंपटीशन करवाते हैं, उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया। और गणेश उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई द्वारा की गई थी और ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर द्वारा इसे स्थापित किया गया। और इसमें मतलब 10 दिन तक जो गणेश जी का स्थापना किया जाता है, उसमें गणेश जी की पूजन अर्चन के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित करते हैं, और जिसका आज पुरस्कार वितरण है और काफ़ी बच्चों ने इसमें प्राइज़ जीते हैं। और हमारे द्वारा महिलाओं को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसमें जेंट्स लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है और उन्होंने भी कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे फुटप्रिंट। ये पिछले 6 साल से मनाया जा रहा है भगवान गणेश जी की असीम कृपा से और आप सबके सहयोग से पिछले 6 वर्ष से ये कार्यक्रम पूरे जोश जुनून और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिन तक भगवान के हाँ 10 दिन विसर्जन आज है। मुजफ्फरपुर का एक होनहार फोटोग्राफर युवराज एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। आर्थिक तंगी के वजह से पिछले 11 जुलाई को युवराज ने
पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया था, लेकिन उसकी जान बच गई। खुदकुशी करने से पहले युवराज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला था, जिसमें उसने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया था। युवराज एक होनहार फोटोग्राफर है और अपने फोटो के माध्यम से दूसरों की चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता था, लेकिन आज उसी का चेहरा पहचानने के लायक नहीं रहा। युवराज के इलाज के लिए पैसा नहीं है। कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवराज के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। युवराज के घर जाकर हमारे सहयोगी आमिर ने युवराज की मां अनीता से बात की है। अपने कैमरों के माध्यम से दूसरे की तस्वीरों को चमकाने वाले युवराज की स्थिति आज ये हो गई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वक्त हम युवराज के घर पे मौजूद हैं और देखिए आज भी युवराज ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। स्थिति देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी स्थिति हो गई है और आर्थिक तंगी के वजह से युवराज की ये स्थिति हुई है। और सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग युवराज की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन और भी मदद की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत है ताकि युवराज का इलाज सही से हो सके। देख सकते हैं क्या स्थिति है और आज इलाज इसका युवराज का घर पर ही चल रहा है। इनकी माँ है इस वक्त, देखिए यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा है युवराज की, क्या स्थिति है। स्थिति तो आप अभी देख ही रहे हैं, अच्छी नहीं है। अभी इसको इलाज का बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर का कहना है कि लंबा टाइम चलेगा, अब कब तक ठीक होगा कहा नहीं जा सकता है। हाइपोक्सिया नामक बीमारी हो गई है इसे, इसका बॉडी काम नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास खर्च पहले ही इतना पैसा ख़त्म हो गया। अभी पैसा का अभाव में इसका इलाज नहीं सही से नहीं हो पा रहा था, बंद हो चुका था। इसीलिए लोगों से अपील की हूँ कि मुझे इसके इलाज के लिए सपोर्ट चाहिए था, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और लोग से चाहूँगी कि इसको जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको मदद करें। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कैसे ये घटना हुई थी, क्यों आखिर में युवराज ये कदम उठा लिया था। हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। ये इतना छोटा बच्चा अपने बदौलत इतना नाम पहचान बनाया और छोटा से ही संघर्ष कर रहा है और एक फोटोग्राफी करके घर चलाता था और इसका हो नहीं पाता था, इसे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं थी इसे, इसलिए ऐसा कर लिया। डिप्रेशन में रहता था हमेशा, इस वजह से कर लिया इसे। डॉक्टर का क्या कहना है, कब तक ये सही हो पाएगा। डॉक्टर का कहना है कि इसमें तो चांस कम ही रहता है, लेकिन 6 महीना है, धैर्य रखिए, ये ठीक हो जाएगा। यंग है तो ये ठीक हो जाएगा और भगवान आपके साथ है और दुआ इसके साथ है तो ये ज़रूर ठीक होगा और लंबा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लोग मदद के लिए अपील कर रहे हैं। दीपक ठाकुर ने भी मदद के लिए कहा है, कई लोगों ने, कई टिकटॉक स्टार ने भी मदद के लिए कहा है। आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे। जी, लोगों से भी मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा बच्चा पहले का जैसा चले, सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ये ज़रूर चलेगा और इसको दुआ का भी ज़रूरत है और मदद की बहुत ज़रूरत है। लोग सहायता करेंगे तो मेरा बच्चा का इलाज होगा तो चलेगा, ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। दीपक ठाकुर ये सबके साथ भी ये काम करता था, सब लोग इसके भाई हैं और सब लोग मदद कर रहे हैं। सबका ये छोटा भाई था, अच्छा फोटोग्राफर था ये, और इसे ही फिर बनना चाहेंगे कि मेरा बच्चा को सब कोई फिर पहले जैसा ही बना दे, सब कोई का सहयोग से। डोनेशन वगैरह मिल रहा है आपको, सहायता मिल रहा है। जी, सब कोई सपोर्ट कर रहा है, सहायता मिल रहा है, फिर से इलाज इसका शुरू हो गया है तो इलाज में बाधा ना हो, इसलिए और चाहूँगी कि सब कोई सपोर्ट करे मुझे। दवा दुआ दोनों की ज़रूरत, दवा दुआ दोनों का ज़रूरत है। तो बिल्कुल युवराज की जो माँ है अनीता, आप उनको सुन रहे हैं, उनका सभी साफ तौर पे कहना है कि जो युवराज है आज भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अभी भी वो अपने घर पर है, बेड पर है और स्थिति देखिए, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे क्या स्थिति हो गई युवराज की। और सब लोग दुआ भी कर रहे हैं, साथ साथ जो आर्थिक मदद है वो आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। और डे न्यूज़ भी आपसे अपील करेगी कि युवराज का जितना हो सके उतना मदद कीजिए। अकाउंट नंबर है, उसके अकाउंट में जितना हो सके आपसे, जितना हो सके 10, 20, 50, 100 जितना भी हो सके आप मदद कीजिए ताकि
युवराज फिर से खड़ा हो सके और फिर से अपनी फोटोग्राफी का जादू दिखा सके। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।